सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के एक ऐसे नेता थे जिन्हें भारत कभी भुला नहीं पाएगा। उनके बिना आज के भारत की कल्पना करना ही नामुमकिन है। उनकी दूरंदेशी और राष्ट्र प्रेम हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे और हम उन्हें गर्व से सरदार कहते रहेंगे। सरदार 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 तू सरदार कहलाता सरदार। भारत गणराज्य जनेता अखंड भारत निर्माता, युवाओं किसानों का नेता तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का साथ तू लोह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल तू सरदार कहलाता। सरदार बन के गांधी के सिपाही फिरंगी राज हटाया। एक मत करके हिंद को बेटे का फर्ज निभाया। तू हिंद देश की शान सरदार है तेरा नाम। तू लोह पुरुष भारत का तुझको शत शत मेरा प्रणाम। किसानों गरीबों का नेता तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का साथ तू लोह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल तू सरदार कहलाता सरदार। सैकड़ों सल्तनत को मिलाकर देश बनाया। राजा रजवाड़ों ने भी अपना बलिदान दिखाया। जज्बे को तेरे सलाम, ये देश है तेरी आन। गांधी की ढाल तू बेमिसाल, तुझे शत शत मेरा प्रणाम। मजदूरों किसानों का नेता तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का साथ तू हिंदुस्तान की गाथा। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल तू सरदार कहलाता। सरदार। कौन है वो जिसकी वजह से आज पूरे भारत का एक झंडा है, एक संविधान है, जो एकता आज हमारी पहचान है। उसे हासिल करने वाले महापुरुष का ये स्थान है। 1947 में जब हम आजाद हुए तब 565 ऐसे रियासतें थी जो टूट के अलग हो सकती थी, और तब पेशे से वकील और राजनीतिक कौशल के माहिर सरदार पटेल ने बिना समय गवाए एक एक कर सभी रियासतों के राजाओं से मुलाकात की, उन्हें समझाया और उन्हें साथ जोड़ते हुए भारत के नक्शे को आज का आकार दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो हैं जिन्होंने आजाद भारत का पहला अध्याय लिखा, वो अध्याय जिसमें यह देश अनेकता के बाद भी एक हुआ। आजादी के 75 साल बाद देश के इस योद्धा को उनका स्थान देने के बारे में सोचा गया जिसके वो सही हकदार थे। देश इतना बड़ा, इतनी बड़ी आबादी, इतने हजारों वर्ष साल उसकी विरासत और उसकी एकता की बात क्या दो चार शब्दों में कह देंगे? दो चार मूर्तियां खड़ी करके कर देंगे? जी नहीं। सरदार साहब का सम्मान विश्व में सबसे बड़ा होना चाहिए कि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा, अविरत विचारों का प्रभाव बहता रहेगा और ये अपने आप में देश की एकता का तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। प्रण तो ले लिया गया था, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं था। नर्मदा नदी के अंदर स्थित साधुपे द्वीप पर
इसे स्थापित करने की योजना बनाई। सरदार सरोवर बांध के ठीक सामने दुनिया के ऊंचे स्टैचूज में जहां क्राइस्ट द रिडीमर की ऊंचाई 39.6 मीटर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की 93 मीटर, जापान के उशिको दाइबुत्सु के 120 मीटर और तब तक के सबसे ऊंचे स्टैचू चाइना के स्प्रिंग टेंपल बुद्धा की ऊंचाई 153 मीटर थी। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को इससे 29 मीटर ज्यादा यानी कि 182 मीटर का बनना था। ऊंचे स्टैचूज में एक कॉमन बात यह मिलेगी कि सभी की डिजाइनिंग में पैरों को कवर किया गया है, जिससे स्टैचू का बेस बड़ा और चौड़ा यानी मजबूत हो सके। दुनिया भर में ऊंचे स्टैचूज बनाने का ये एक आम तरीका है, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी को आम नहीं बल्कि खास बनाना था। लेकिन 182 मीटर की ऊंचाई पे खतरा हर चीज का था, फिर चाहे वो लगातार चलती तेज हवा हो या मूसलाधार बारिश, गर्मियों की चुभती धूप हो या एक झटके में इमारतों को धराशायी कर सकने वाला भूकंप। मुश्किलें कई सारी थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए समय सीमा तय की गई सिर्फ 42 महीने की और निर्माण की जिम्मेदारी मिली देश के सबसे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो को। सरदार पटेल एक काल्पनिक किरदार नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, इसीलिए उनकी प्रतिभा बनाना और भी कई ज्यादा कठिन था। नर्मदा नदी सबसे प्राचीन नदी है। अब सोचिए इतने लाखों साल पुरानी नदी में उपस्थित चट्टान का ये द्रव्यमान, सोचिए ये कितना मजबूत होगा। इसलिए हमने विभिन्न दिशाओं में 52 वर्टिकल बोरहोल्स ड्रिल किए पहाड़ की मजबूती की जांच के लिए, और वो काफी मजबूत था। 24,500 टन स्टील, 70,000 टन सीमेंट और 1,700 टन ब्रॉन्ज के इस्तेमाल से स्टैचू खड़ा किया गया। समय सीमा निश्चित थी और काम बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके नीचे बननी थी एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें एंट्रेंस म्यूजियम के साथ साथ एलिवेटर्स की भी प्लानिंग थी, जिसे यहाँ आए हुए लोग सीधा 135 मीटर ऊपर बनी व्यूइंग गैलरी तक पहुंचकर बादलों के बीच से सरदार सरोवर डैम और आसपास की खूबसूरती का मजा ले सके। विश्व भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज हिंदुस्तान में ताजमहल देखने के लिए यात्री आते हैं, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए दुनिया भर से यात्री आते हैं, फ्रांस का टावर देखने के लिए दुनिया भर के यात्री आते हैं। पूरे विश्व का एक प्रवासन धाम बने और यहां आने वाला देखे कि भारत में ऐसे महापुरुष भी हुआ करते थे। जो व्यूइंग गैलरी बनाई गई वो कुछ इस तरह से बनाई गई कि सरदार साहब का जो सपना जो उन्होंने दिल से देखा था, आप उनके दिल में खड़े होकर उस सपने को यहाँ से देख सकते हैं। व्यूइंग गैलरी से एक तो आपको दोनों तरफ का नज़ारा मिलता है, उसके अलावा स्टैचू किस तरह से बना है, स्टैचू हॉलो है और स्टैचू का मेंटेनेंस किस तरह से होता है वो भी पर्यटक देख सकते हैं। आजादी के आंदोलन में सरदार साहब का बड़ा योगदान था देश के गांव को जगाना, देश के किसानों को जगाना। और इसीलिए मेरे मन में विचार आया था, मैं हिंदुस्तान के 6 लाख से अधिक गांवों में खेत में औजार के रूप में जो उपयोग में आने वाला लोहा है, वैसा हर गांव से एक लोहे का औजार पुराना उपयोग किया हुआ, माँ भारती के साथ जिसका नाता रहा है, ऐसा लोहे का औजार उसको लाऊंगा, उसको मेल्ट करूंगा और इस प्रतिमा में उसका कहीं न कहीं उपयोग करूंगा। दूसरा मेरे मन में था कि हिंदुस्तान के हर कोने से मिट्टी लाऊंगा, उस मिट्टी को भी इसके साथ जोड़ूंगा, यानी निर्माण में भी एकता, देश के हर कोने की ओनरशिप, हर कोने की भागीदारी, हर कोने को उसमें जोड़ना, ये भी उसके निर्माण कार्य से जुड़ा।
जमीन से आसमान को जोड़ती सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत न सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है, बल्कि उसका निर्माण भी एक रिकॉर्ड तेजी से कर सकता है। 31 अक्टूबर 2018 को जैसे ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन हुआ, गुजरात का ये छोटा सा इलाका एकता नगर सीधे वर्ल्ड मैप पे आ गया। मुझे आकर्षण पैदा करके अटकना नहीं था, मुझे वहां से प्रेरणा पैदा करनी थी। और इसलिए जैसे बनाने से पहले एकता का मंत्र था, बनते समय एकता का मंत्र था, बनने के बाद भी उस पूरे परिषद को भारत की एकता का तीर्थ स्थान बनाने की मेरे मन में कल्पना रही। और फिर एकता के संदेश के साथ साथ शुरू हुई एकता नगर के अस्तित्व में आने की यात्रा, एक ऐसा सिस्टम बनाने की यात्रा जिसमें यहाँ के ट्राइबल जनसंख्या को जल्द से जल्द रोजगार और बेहतर जिंदगी दोनों मिल सके। यहाँ जब शाम उतरती है, पर्वत सर झुकाते हैं, आस्था का एक चिराग जलता है, श्रद्धा की एक लौ चमकती है। एकता नगर एक ऐसा अनुभव है जो कई दिनों तक इंसान के साथ रहता है। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लैंडस्केप और यहाँ की आधुनिकता दिलों में एक ऐसा एहसास बन के ठहर जाता है जिसे भूलना नामुमकिन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी, उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चारों तरफ एक इंटीग्रेटेड टूरिस्ट सर्किट बनाने की उन्होंने परिकल्पना की, और वो टूरिस्ट सर्किट जो है उसकी वजह से वहां हजारों काम धंधे रोजगार, उसके अंदर अभिवृद्धि हुई। एक तरह से यदि आप सोचें तो ये हमारी इस पीढ़ी के सबसे महान नेता के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नेता को समर्पण था। कोई श्रद्धा से आया होगा, कोई जिज्ञासा से आया होगा, कोई इतिहास को समझने के लिए आया होगा, वो कोई आर्किटेक्चर मार्वल को देखने के लिए आया होगा। जिस भी भाव से आप आए होंगे, लेकिन आए हो जाते समय श्रद्धांजलि लेकर जा रहे हो, लेकिन ये श्रद्धांजलि यहाँ पूर्ण नहीं होती है। सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तब सच्ची बनती है जब मैं यहां से जाने के बाद हर पल एक ही सपने के साथ ही बुनूंगा, जो सपना होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का। भारत में अलग अलग इलाके, भाषा और संप्रदाय के लोग अलग अलग रंग के उन फूलों की तरह हैं जो साथ मिलकर एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाते हैं। और फूलों की महक की तरह ही इंसानों में भी वैल्यूज की महक बसती है। वो वैल्यूज जो हमको अपने बुजुर्गों से विरासत में मिलती है। हम जाएंगे, नए लोग आएंगे, समय बदलेगा, साल बीतेंगे, लेकिन अनेकता में भी एक रहने की ये वैल्यूज हम भारतीयों के अंदर ऐसे ही टिकी रहनी चाहिए। बिल्कुल सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह, जो वक्त के मार के बाद भी साल दर साल स्थिर रहेगा और इस बात का प्रतीक बना रहेगा कि भारत की अखंडता सिर्फ कहने या सुनने की बात नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। वो सच्चाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने संभाल के रखी है। जय हिंद।